नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक राजा और एक माली की कहानी लेकर आए हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। पर्वतों से घिरे, नदियों से सिंचित और हरियाली से भरे एक विशाल राज्य का नाम था सूर्यमंडल। यह राज्य इतना समृद्ध था कि दूर देशों के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। अनाज के भंडार भरे रहते, सड़कों पर सुरक्षा थी और न्याय की चर्चा पड़ोसी राज्यों तक होती थी। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमसेन। वह पराक्रमी था, बुद्धिमान था, युद्धों में विजयी रहा था और प्रजा भी उससे प्रेम करती थी। परंतु समय के साथ उसके मन में एक सोच में परिवर्तन आने लगा था। जब जब दरबार में उसकी प्रशंसा होती, वह भीतर से प्रसन्न होता और सोचता, मेरे कारण यह राज्य महान है, मेरे कारण जनता सुखी है, मेरे कारण ही सब कुछ संभव है। अहंकार कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे मन में जड़ें समाता है, जैसे दीवारों में उगती महीन दरारें। राजा को यह पता ही नहीं चला कि उसके भीतर भी वैसा ही एक बीज अंकुरित हो चुका है। राजमहल के पीछे एक विशाल बगीचा था। वह केवल फूलों का बगीचा नहीं था, वह एक जीवित संसार था। सैकड़ों किस्मों के गुलाब, चमेली, चंपा, रजनीगंधा की कतारें, आम, अनार, कटहल और जामुन के वृक्ष, औषधि पौधों की सुगंध, फव्वारों की मधुर ध्वनि और पत्थर की पगडंडियों पर गिरते फूल, यह बगीचा महल का हृदय था। इस बगीचे की देखभाल करता था एक वृद्ध माली माधव। माधव साधारण व्यक्ति था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथों में मिट्टी लगी रहती थी, कपड़े धुले तो होते पर पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी संत का चेहरा हो। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पानी भरता, मिट्टी सहलाता, पौधों को छूकर कहता, आज भी खिलना, क्योंकि कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। कभी कभी वह पौधों से ऐसे बातें करता जैसे वे सुन रहे हों। कभी वह मिट्टी को माथे से लगाता और धीरे से कहता, तू ही माता है, हम सब तेरे बच्चे हैं। एक दिन राजा सुबह सुबह बगीचे में टहलने निकला। उसने देखा कि माधव एक छोटे से पौधे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। राजा मुस्कुराया, अरे माली, उसने हंसकर कहा, क्या यह पौधा तुझे आशीर्वाद देगा? माधव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल विनम्रता थी। महाराज, उसने धीरे से कहा, जो हमें जीवन देता है वह आशीर्वाद भी देता है। पौधे हमें भोजन देते हैं, हवा देते हैं, छाया देते हैं। हम उनसे बड़ा दाता कहाँ पाएंगे? राजा कुछ क्षण चुप रहा। उसने ऐसा उत्तर अपेक्षित नहीं किया था, परंतु उसके भीतर का गर्व बोला, यह बूढ़ा अपने काम से ज्यादा दर्शन देता है। और उसी क्षण राजा के मन में एक विचार जन्मा, इसकी परीक्षा ली जाए। उस दिन दरबार में मंत्री, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। राजा ने सहज स्वर में कहा, हमारा बगीचा सुंदर है, पर मैं उसे और भव्य देखना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा है जो इसे और दिव्य बना सके? मंत्री बोला, महाराज, माधव वर्षों से इसकी देखभाल करता आया है, वही कर सकता है। राजा मुस्कुराया, तो फिर वही करेगा, पर समय सीमित होगा। दरबारियों को लगा कि कोई बड़ा आदेश आने वाला है। अगले दिन माधव को बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, माली माधव, 1 महीने में मैं चाहता हूँ कि बगीचा पहले से भी अधिक सुंदर हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। माधव ने न कोई प्रश्न किया, न कोई शिकायत। वह बस झुका और बोला, महाराज, मैं अपना कर्म
पूरी श्रद्धा से करूँगा। उसकी आवाज़ में भय नहीं था, केवल स्वीकार था। लेकिन प्रकृति भी कभी कभी मनुष्यों की परीक्षा लेती है। आदेश के केवल 5 दिन बाद अचानक तेज आंधी चली। आकाश धूल से भर गया, पेड़ों की शाखाएं टूट गई, फूलों की क्यारियां उजड़ गई, नए पौधे उखड़ गए। सैनिक बोले, अब तो माली गया। दरबारी हंसे, राजा की परीक्षा में कौन बचा है आज तक। पर माधव अगले दिन पहले से भी जल्दी बगीचे में पहुंचा। उसने टूटी शाखाएं उठाई, मिट्टी दबाई, पौधों को सहलाया और धीरे से कहा, घबराना मत, तूफान हमेशा नहीं रहता। दिन बीतते गए। माधव सुबह से शाम तक काम करता, कभी गुनगुनाता, कभी मिट्टी को थपथपाता, कभी बीज बोते हुए कहता, मैं बोता हूँ, उगाना तेरे हाथ में है प्रभु। महल के एक सेवक ने पूछा, तुम डरते नहीं अगर बगीचा न बना तो? माधव मुस्कुराया, डर तब लगता है जब हम फल के बारे में सोचते हैं। जब कर्म पर ध्यान हो तो मन शांत रहता है। आंधी के बाद बगीचे का स्वरूप बदल गया था। जहाँ पहले सुव्यवस्थित कतारें थी, वहाँ अब टूटी शाखाएं बिखरी थी। कई पेड़ों की छाल उखड़ गई थी, फूलों की क्यारियां मुरझा चुकी थी और फव्वारों के पास मिट्टी जम गई थी। राजा ने महल की ऊंची बालकनी से यह सब देखा। उसके मन में एक हल्की संतुष्टि जागी। अब देखता हूँ माली का विश्वास कैसे टिकता है। परंतु जो उसने अगले दिनों में देखा, उसने उसके भीतर कुछ बदलना शुरू कर दिया। राजा ने किसी को बताए बिना रोज सुबह बगीचे पर नजर रखने का निश्चय किया। वह कभी झरोखे से देखता, कभी वृक्षों के पीछे खड़ा हो जाता, कभी सैनिकों को दूर रहने का आदेश दे देता और हर दिन वही दृश्य सामने आता। माधव सूर्योदय से पहले आता, सबसे पहले मिट्टी को छूकर प्रणाम करता, फिर टूटी शाखाओं को समेटता, जड़ों को पानी देता और काम करते हुए गुनगुनाता, जो गिरा है उठेगा फिर, जो सूखा है खिलेगा फिर। राजा को आश्चर्य हुआ, वह आदमी हार मानने जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा। एक सुबह राजा ने देखा कि माधव एक पुराने सूखे पेड़ के पास बैठा है। उस पेड़ की पत्तियां गिर चुकी थी, तना फट गया था और देखने में वह मृत लगता था। माधव उसकी जड़ के पास मिट्टी ढीली कर रहा था, पानी डाल रहा था और उससे धीमे स्वर में कह रहा था, तू अभी गया नहीं है, बस थका है, थोड़ा सहारा दूंगा फिर देखना। राजा आगे बढ़ आया। माली उसने कहा, तुम व्यर्थ मेहनत कर रहे हो, यह पेड़ मर चुका है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो ऊपर से सूखा दिखता है वह भीतर से मृत हो यह जरूरी नहीं। जब तक जड़ जिंदा है, आशा जिंदा है। यह वाक्य राजा के मन में तीर की तरह धंस गया। उस दिन राजा देर तक सोचता रहा। उसे लगा, क्या मेरे राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो ऊपर से कमजोर दिखते हैं पर भीतर से मजबूत हैं? क्या मैं उन्हें देख भी पाता हूँ? पहली बार उसने अपने शासन को दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उधर माधव अपनी ही दुनिया में लगा था। वह टूटे पेड़ों के तनों को हटाने के बजाय उन्हें सहारा देता, सूखी जगहों पर नई क्यारियां बनाता और जहाँ पौधे मर गए थे वहाँ जड़ी बूटियां बो देता। एक दिन उसने सैनिकों से कहा, देखो, यह गिरी शाखा बेकार नहीं है, इसे यहाँ रखो, इस पर बेल चढ़ेगी तो यह सजावट बन जाएगी। सैनिक हंस पड़े, तू बूढ़ा है, तुझे क्या पता सजावट क्या होती है? माधव मुस्कुराया, जो टूटे को भी सुंदर बना दे वही सच्ची सजावट होती है। दिन बीतते गए। जहाँ टूटी शाखाएं थी वहाँ अब बेलें चढ़ने लगी, जहाँ मिट्टी
उड़ गई थी वहाँ नए पौधे सिर उठाने लगे। जहाँ पेड़ झुक गए थे वहाँ माधव ने लकड़ी के सहारे लगा दिए। बगीचा पहले जैसा नहीं था, पर उसमें एक नई जीवंतता आ रही थी। राजा यह सब देख रहा था। एक शाम राजा अकेले बगीचे में आया। वह उसी सूखे पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसे याद आया, जब तक जड़ जिंदा है आशा जिंदा है। उसे अचानक अपने बचपन की याद आई, जब वह युवराज था और युद्ध में हार कर लौट आया था। सबने कहा था अब यह कभी राजा नहीं बन पाएगा, पर उसके गुरु ने कहा था हार ऊपर से दिखती है, शक्ति भीतर होती है। राजा ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह माली से नहीं, अपने अतीत से सीख रहा है। इधर मंत्री ने देखा कि राजा अक्सर बगीचे की ओर देखने लगा है। उसने पूछा, महाराज क्या बगीचे की चिंता है? राजा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर फूलों की नहीं। अब मैं जड़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मंत्री कुछ समझा नहीं, पर उसने सिर झुका दिया। उस रात माधव ने बगीचे के बीच बैठकर दीप जलाया। वह बोला, हे प्रकृति माता, मैं केवल सेवा करता हूँ। फल देना या न देना यह तेरा अधिकार है, पर तुझे सेवा करने की शक्ति देना। राजा दूर खड़ा रहा, सब सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, यह आदमी बगीचा नहीं संभाल रहा, यह अपने भीतर की शांति से दुनिया संभाल रहा है। दिन बीतते जा रहे थे। बगीचा धीरे धीरे संवर रहा था, पर अभी भी वह वैसा भव्य नहीं हुआ था जैसा राजा ने सोचा था। माधव अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही थी। कई बार काम करते करते उसकी सांस फूल जाती, कभी कमर पकड़कर बैठ जाता, फिर मिट्टी को सहलाकर कहता, थोड़ा आराम फिर काम। राजा यह सब देखता था और उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था, करुणा। उस एक रात राजा सो नहीं पाया। उसके मन में वही दृश्य घूमता रहा, झुका हुआ बूढ़ा माली, हाथों में मिट्टी, पर चेहरे पर शांति। अचानक उसने निर्णय लिया। वह साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी पहचान के रात के समय बगीचे में गया। वह टूटी हुई शाखाएं अब भी पड़ी थी, मिट्टी के ढेर थे। राजा ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पहली बार उसने अपने हाथों से एक टूटी शाखा उठाई। उसे आश्चर्य हुआ, यह काम इतना कठिन होता है। धीरे धीरे उसने कई शाखाएं एक और जमा दी, मिट्टी समतल कर दी, कुछ पत्थर रास्ते से हटा दिए। काम करते करते उसके माथे पर पसीना आ गया। राजा मुस्कुराया, मैंने वर्षों से ऐसा परिश्रम नहीं किया। उस रात वह चुपचाप लौट गया। सुबह माधव बगीचे में आया तो ठिठक गया। जहाँ कल शाखाएं बिखरी थी वहाँ रास्ता साफ था, मिट्टी समतल थी, कुछ पौधों के पास सहारा भी लगा था। वह चारों ओर देखने लगा, किसने किया यह? उसने धीरे से कहा। फिर उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, अच्छा, तो आज तूने भी सेवा की है? ने हाथ जोड़ दिए। राजा दूर से यह सब देख रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को हल्का कर दिया हो। उस दिन से राजा रात रात भर बगीचे में आने लगा। कभी वह पानी भर देता, कभी पौधों के पास मिट्टी दबा देता, कभी टूटे तनों को सहारा दे देता। वह यह सब बिना बताए करता, और हर सुबह माधव वही कहता, प्रकृति माता, आज भी किसी को भेज दिया सेवा के लिए, धन्यवाद। राजा को पहली बार समझ आया, सच्ची सेवा में पहचान की चाह नहीं होती। एक रात राजा काम करते करते थक गया। वह एक पत्थर पर बैठ गया। उसे लगा जैसे वह अपने राज सिंहासन से कहीं अधिक संतोष यहाँ पा रहा है। वह सोचने लगा, मैंने युद्ध जीते, किले बनाए, कर वसूले,
पर यह छोटा सा पौधा सीधा करने में जो शांति मिल रही है वह कभी क्यों नहीं मिली। उसी समय उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी, क्योंकि यह कर्म फल के लिए नहीं है। राजा चौंक गया। पीछे माधव खड़ा था। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने साधारण व्यक्ति की तरह पूछा, तुम यहाँ इस समय? माधव मुस्कुराया, माली हूँ, बगीचा मेरा घर है, और तुम? राजा ने उत्तर नहीं दिया। माधव ने मिट्टी उठाकर कहा, जब हम फल के लिए काम करते हैं तो मन बेचैन रहता है, जब हम सेवा के लिए काम करते हैं तो मन शांत हो जाता है। राजा ने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? माधव बोला कि मैं वर्षों से यही सीख रहा हूँ। राजा उस रात बिना कुछ कहे चला गया, पर उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल चुका था। महल लौटकर वह देर तक जागता रहा। उसे लगा, मैं राजा हूँ, पर शांति इस बूढ़े के पास है। क्यों? उसने पहली बार महसूस किया कि शासन केवल शक्ति नहीं, सेवा भी है। अगले दिन दरबार में राजा का व्यवहार बदला हुआ था। उसने सैनिकों से पूछा, तुम्हें भोजन समय पर मिलता है? किसानों से पूछा, पानी की व्यवस्था ठीक है? मंत्री आश्चर्य में था। राजा पहले ऐसा नहीं पूछता था। राजा के मन में अब एक ही वाक्य गूंज रहा था, राजा वृक्ष नहीं माली होता है। दिन बीतते गए। अब बगीचे में नई ऊर्जा थी। बेलें टूटे तनों पर चढ़ने लगी, क्यारियां बन गई, सूखा पेड़ भी हल्की हरियाली दिखाने लगा। माधव उसे सहलाकर कहता, देखा, कहा था ना तू जिंदा है। राजा दूर खड़ा मुस्कुराता। अगले भाग में रातें बीत रही थी और हर रात के साथ राजा का मन बदल रहा था। अब वह बगीचे में केवल मदद करने नहीं आता था, वह सीखने आता था। उसके भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका था, यह बूढ़ा माली इतना शांत कैसे है? एक रात राजा ने निश्चय किया कि वह सीधे माधव से बात करेगा, लेकिन राजा के रूप में नहीं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर। उसने साधारण कपड़े पहने, सिर पर एक कपड़ा बांधा और बिना किसी सैनिक के बगीचे में पहुंचा। माधव उस समय मिट्टी में पानी दे रहा था। राजा ने पास जाकर कहा, बाबा, क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? माधव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। बगीचे में मदद करने वालों से कभी नाम नहीं पूछा जाता। आओ, यह पौधा संभालो। राजा ने पहली बार बिना किसी पहचान के काम किया। उसे अजीब सी स्वतंत्रता महसूस हुई। काम करते करते राजा ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तूफान आया, पेड़ टूटे, नौकरी का डर भी है, फिर भी तुम चिंतित नहीं लगते। माधव ने मिट्टी दबाते हुए कहा कि मैंने जीवन से एक बात सीख ली है, जो हमारे हाथ में है वह कर्म है, जो हमारे हाथ में नहीं वह परिणाम है। मैं अपने हिस्से पर ध्यान देता हूँ। राजा ने पूछा, अगर परिणाम बुरा हो जाए तो? माधव मुस्कुराया, तो अनुभव अच्छा हो जाता है। राजा चुप हो गया। उसी समय एक छोटा सा पक्षी घायल अवस्था में गिर पड़ा। उसका पंख शायद टूट गया था। माधव तुरंत दौड़ा। उसने उसे उठाया, पत्तों का छोटा सा बिछौना बनाया और पानी की बूंदें डाली। तो शायद बच नहीं पाएगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, जीवन बचाना मेरे हाथ में नहीं, पर कोशिश करना मेरे हाथ में है। उसने पक्षी को सहलाया। राजा ने उस क्षण महसूस किया, यह माली केवल पौधों की देखभाल नहीं करता, यह जीवन की पूजा करता है। कुछ देर बाद राजा ने धीरे से पूछा, अगर राजा तुमसे पूछे कि राज्य कैसे संभालना चाहिए तो तुम क्या कहोगे? माधव हंस पड़ा। राजा मुझसे क्यों पूछेगा? राजा ने कहा, मान लो पूछे। माधव ने मिट्टी को देखा, फिर बोला, मैं कहूँगा, राज्य को खेत समझो,
प्रजा को बीज और खुद को माली। बीज पर शासन नहीं किया जाता, उसे पोषण दिया जाता है। राजा का हृदय धड़क उठा। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर का अहंकार तोड़ रहा है। माधव ने अचानक राजा की ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? राजा कुछ क्षण के लिए घबरा गया पर बोला, बस एक राहगीर। माधव ने मुस्कुराकर कहा, राहगीर अक्सर सवाल नहीं पूछते, वे रास्ता पूछते हैं। राजा चुप रहा। माधव बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी अपना नाम भूलकर ही खुद को पहचानता है। राजा को लगा जैसे वह सचमुच अपने आप को देख रहा है। उस रात जब राजा महल लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसने दर्पण में खुद को देखा, सिंहासन का वैभव, मुकुट, आभूषण, जब सब अचानक भारी लगने लगे, उसके मन में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, बीज पर शासन नहीं किया जाता, उसे पोषण दिया जाता है। अगले दिन दरबार में राजा ने एक नया आदेश दिया, आज से किसानों पर लगान आधा कर दिया जाए और जिनके खेत सूखे हैं उन्हें बीज और पानी की सहायता दी जाए। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री ने पूछा, महाराज अचानक यह निर्णय? राजा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अगर बीज ही सूख गए तो राज्य में फूल कहाँ से आएंगे? मंत्री ने सिर झुका दिए। उसे लगा राजा में कुछ बदल रहा है। बगीचा केवल एक स्थान नहीं रह गया था, वह राजा के भीतर हो रहे परिवर्तन का साक्षी बन चुका था। जहाँ पहले वह गर्व से चलता था, अब वह चुपचाप मिट्टी छूता था। पर नियति ने अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं की थी। जिस पेड़ को सब मृत समझ चुके थे, उसकी शाखाओं पर अब हल्की सी हरियाली झलकने लगी थी। छोटे छोटे कोमल पत्ते उभर आए थे। माधव ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली और बोला, देखा, धैर्य कभी खाली नहीं जाता। राजा पास ही खड़ा था, उसके चेहरे पर बाल सुलभ आश्चर्य था। सचमुच जीवित हो गया, उसने धीमे से कहा। माधव बोला, पेड़ नहीं महाराज, जीवन कभी मरता नहीं, बस छिप जाता है। राजा चौंक गया। माधव ने पहली बार उसे महाराज कहा था। राजा के मन में हलचल हुई। क्या इसे मेरी पहचान का पता चल गया? उसने सोचा, पर माधव सामान्य भाव से काम करता रहा। राजा ने साहस करके पूछा, तुमने मुझे महाराज क्यों कहा? माधव मुस्कुराया, क्योंकि जो सेवा करना सीख जाए वही सच्चा राजा होता है। राजा चुप हो गया। माधव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नाम छिपाने से पहचान नहीं छिपती बेटा। तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी जिम्मेदारी सब बता देती है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। राजा का रहस्य खुल चुका था। राजा कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसने सिर झुका दिया। हाँ, मैं ही राजा विक्रमसेन हूँ। माधव ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, पर राजा ने उसे रोक दिया। नहीं, आज नहीं, आज मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। यह कहते हुए उसने पहली बार सचमुच झुककर माली के चरण छुए। माधव की आंखें भर आई। माधव बोला, महाराज मेरी क्या परीक्षा लेते? परीक्षा तो जीवित लेता है। राजा ने पूछा, और मैं उस परीक्षा में कैसा हूँ? माधव ने मिट्टी उठाकर राजा के हाथ में रख दी। जब तक यह मिट्टी तुम्हें गंदी लगती है, तुम राजा हो। जिस दिन यही मिट्टी तुम्हें पवित्र लगेगी, उस दिन तुम रक्षक बन जाओगे। राजा ने उस मिट्टी को देखा। पहली बार उसे उससे गंदगी नहीं, जीवन दिखा। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमा के गांवों में भयंकर सूखा पड़ गया है। कुएं सूख रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया।
वह कुछ कह पाता उससे पहले माधव बोला, यही समय है, अब देखना है कि तुम वृक्ष बनोगे या माली। राजा ने गहरी सांस ली। मैं माली ही बनूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। राजा तुरंत महल पहुंचा। दरबार बुलाया गया। आज से राजा ने घोषणा की, राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए जाएं। सूखा प्रभावित गांवों में पानी, अनाज और बेलों की व्यवस्था की जाए और मैं स्वयं वहां जाऊंगा। दरबारियों में हलचल मच गई। मंत्री बोला, महाराज, आप स्वयं यह जोखिम भरा है। राजा ने शांत स्वर में कहा, सब जड़ें सूखती हैं तो माली दूर नहीं बैठता। उधर बगीचे में माधव ने आकाश की ओर देखा। अब यह राजा नहीं रहा, अब यह सेवक बन गया है। उसने धीमे से कहा, हवा में जैसे सहमति की सरसराहट थी। आज महल में हलचल थी। सैनिक तैयार थे, मंत्री आदेश लिख रहे थे, घोड़े सजाए जा रहे थे। पर इस बार यात्रा विजय के लिए नहीं थी, यह यात्रा सेवा के लिए थी। राजा विक्रमसेन ने साधारण वस्त्र पहने, ना मुकुट ना भारी आभूषण, केवल एक तलवार, एक अघंघरा और दृढ़ संकल्प। रवाना होने से पहले वह बगीचे में पहुंचा। माधव मिट्टी में पानी डाल रहा था। राजा बोला, मैं जा रहा हूँ जड़ों को बचाने। माधव ने सिर उठाकर कहा, जाओ महाराज, और याद रखना, सूखी धरती को पानी से पहले आशा चाहिए होती है। राजा ने सिर झुकाया और चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद राजा सीमा के गांव में पहुंचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धरती का रंग बदलता गया। हरी घास की जगह धूल थी, नदियों की जगह पत्थर थे, पेड़ों की जगह सूखे ठूठ खड़े थे। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा, बच्चों की आंखों में चमक नहीं थी, पशु दुबले हो चुके थे और कुएं के पास औरतें खाली घड़े लिए बैठी थी। राजा का हृदय कांप उठा। राजा घोड़े से उतरकर एक बूढ़े किसान के पास गया। पानी कब से नहीं गिरा, उसने पूछा। किसान ने थकी आंखों से देखा। 2 मौसम हो गए, पहले आसमान ने धोखा दिया, फिर जमीन ने। राजा ने पूछा, राजा से मदद मांगी? किसान हंसा, राजा दूर होता है बाबू, हमारे दुख यहाँ होते हैं। राजा के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे वह पहली बार सचमुच सच सुन रहा हो। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। अभी यही अस्थायी जलाशय बनाओ, पास की नदी से नहर खोदी जाए, राजकोष से अनाज बांटो और हर घर तक पानी पहुंचाया जाए। सैनिक तुरंत काम में लग गए। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, इतनी जल्दी मदद। एक स्त्री ने आकर राजा के चरण छू लिए। भगवान भेजे हैं तुम्हें, उसने कहा। राजा की आंखें नम हो गई। उस रात राजा ने पहली बार महल की जगह गांव की मिट्टी पर सोया। आसमान खुला था, तारे चमक रहे थे, पर उसके मन में कई प्रश्न थे। माधव की आवाज याद आई, सूखी धरती को पानी से पहले आशा चाहिए। उसने महसूस किया, आज उसने केवल पानी नहीं दिया, लोगों के दिल में उम्मीद भी जगाई है, और वही असली सेवा है। अगले दिन वह दूसरे गांव पहुंचा। वहां स्थिति और भी खराब थी। कई घर खाली थे, लोग पलायन कर चुके थे। एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ बारिश कब आएगी? माँ के पास उत्तर नहीं था। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। जल्दी आएगी, उसने कहा। बच्चा मुस्कुराया। राजा
को लगा कभी कभी राजा का काम मौसम बदलना नहीं, विश्वास बचाना होता है। राजा ने वहीं बैठकर नई योजना बनाई। हर गांव में तालाब खुदवाए जाएंगे, वर्षा जल संग्रह किया जाएगा, किसानों को सूखा सहने वाली फसलें दी जाएंगी और हर गांव में जल रक्षक नियुक्त होंगे। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह सब आपने कब सोचा? राजा ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने बगीचे की जड़ों को देखा। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि यह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा हैं। लोग दौड़कर आए, कुछ रो पड़े, कुछ ने हाथ जोड़े, कुछ बस दूर खड़े देखते रहे। राजा ने हाथ उठाकर कहा, मैं राजा नहीं, आज मैं तुम्हारा माली हूँ। यह सुनते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों की सेवा के बाद राजा महल लौटने लगा। उसके मन में अब वैभव का गर्व नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का भार था और साथ ही एक नई शांति थी। उसे पता था कि यह परिवर्तन अस्थायी है। कई दिनों की यात्रा और सेवा के बाद जब राजा विक्रमसेन अपने राज्य लौट रहा था तो उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब रास्ते के वृक्ष उसे केवल छाया नहीं देते थे, वे उसे जीवन का प्रतीक लगते थे। नदियाँ केवल पानी नहीं लगती थी, वे उसे धैर्य का पाठ पढ़ाती थी। उसे हर जगह माधव की बातें सुनाई देती थी। राजा जब महल पहुंचा तो वहां सामान्य हलचल तो थी, पर उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, बगीचे में जाना। वह सीधे महल के पीछे वाले मार्ग से बगीचे की ओर चल गया। हवा में फूलों की हल्की सुगंध थी, फव्वारे की ध्वनि पहले से मधुर लग रही थी और बगीचा अब सचमुच जीवित प्रतीत हो रहा था। पर वहाँ एक अजीब सी शांति भी थी। राजा ने चारों ओर देखा। जहाँ माधव रोज सुबह काम करता था वहाँ औजार रखे थे, पर माधव नहीं था। राजा ने एक सेवक से पूछा, माली कहाँ है? सेवक ने सिर झुका लिया, महाराज, 2 दिन से वह बहुत बीमार है, अपने छोटे से घर में पड़ा है। राजा का हृदय धक से रह गया। राजा तुरंत महल से बाहर निकला और बगीचे के किनारे बने छोटे से कच्चे घर की ओर चला। वह घर इतना साधारण था कि वहां राजा कभी पहले गया ही नहीं था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर मिट्टी का चूल्हा, एक छोटी चारपाई और दीवार पर सूखे फूलों की माला टंगी थी। चारपाई पर माधव लेटा था। उसकी सांस धीमी थी, पर चेहरे पर वही शांति थी। राजा धीरे से उसके पास बैठ गया। माधव, उसने धीमे स्वर में कहा। माधव ने आंखें खोली, राजा को देखा और हल्की मुस्कान आई। आ गए माली, उसने कहा। राजा की आंखें भर आई। तुमने मुझे बदल दिया, वह बोला। माधव ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा काम याद दिलाया। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने यह सब कैसे सीखा माधव? इतनी शांति, इतना धैर्य कहाँ से मिला तुम्हें? माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जब मैं जवान था मैं भी तुम्हारी तरह गर्व से भरा था। मुझे लगता था मैं खेतों को उगाता हूँ। फिर एक साल सूखा पड़ा। राजा ध्यान से सुन रहा था। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। पर तभी एक संत ने कहा, तू खेत नहीं उगाता, तू केवल सेवा करता है। उस दिन से समझ आया, जीवन हमारा नहीं, हम जीवन के हैं। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। माधव ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, राजा होना कठिन नहीं, रक्षक होना कठिन है। याद रखना, फूलों की प्रशंसा सब करते हैं, पर जड़ों की देखभाल कम लोग करते हैं। राजा ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूँ, मैं जड़ों की रक्षा करूँगा, उसने कहा। माधव मुस्कुराया। कुछ देर बाद माधव ने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में वही सूखा पेड़ अब आधा हरा हो चुका था। उस पर 2 छोटे पक्षी बैठे थे। माधव ने धीमे से कहा,
देखो, जीवन हमेशा लौटता है। उसकी सांस धीरे धीरे शांत होने लगी। राजा उसका हाथ थामे बैठा रहा और उसी मौन में एक माली ने संसार छोड़ दिया। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन पहले जैसा नहीं रहा। उसने पूरे राज्य में एक आदेश दिया, आज से हर गांव में वृक्ष लगाए जाएंगे, हर किसान को सहायता दी जाएगी और हर श्रमिक का सम्मान होगा। पर यह आदेश शासन का नहीं, एक शिष्य का था अपने गुरु के प्रति। माधव के जाने के बाद पूरे महल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। बगीचा वहीं था, फूल वहीं थे, रास्ते वहीं थे, पर उस जीवंतता में वह अब एक गहरी कमी महसूस होती थी। राजा विक्रमसेन रोज सुबह बगीचे में आता, पर अब वह टहलने नहीं आता था, पर बैठने आता था। जहाँ माधव मिट्टी छुआ करता था, जहाँ राजा वहीं बैठकर देर तक जमीन को देखता रहता। दरबारियों ने सोचा, राजा शोक में है। मंत्री ने कहा, महाराज, समय अब सब ठीक कर देगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समय नहीं मंत्री, उससे अपने कर्म से ठीक होता है। उसके शब्दों से दृढ़ता थी। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की, आज से यह बगीचा केवल राज बगीचा नहीं रहेगा, इसका नाम होगा सेवा उद्यान। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने आगे कहा, यहाँ हर वर्ष वृक्षारोपण होगा, हर नागरिक यहाँ आकर पौधा लगाएगा और जो पौधा लगाएगा वह उसका संरक्षक कहलाएगा। यह केवल आदेश नहीं था, यह विचार था। मंत्री ने पूछा, महाराज, क्या हम माली की मूर्ति बनवाएं? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, मूर्ति से लोग सिर झुकाएंगे, पर वृक्ष से लोग सीखेंगे। माधव पत्थर से नहीं, जीवित परंपरा में रहना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए, राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। घोषणा के दिन पूरा राज्य बगीचे में एकत्र हुआ। किसान, सैनिक, व्यापारी, बच्चे सब हाथों में छोटे छोटे पौधे लिए खड़े थे। राजा ने मिट्टी में घुटने टेक दिए और पहला पौधा स्वयं लगाया। उसने मिट्टी दबाते हुए कहा, यह केवल पौधा नहीं, यह वचन है कि इस राज्य की जड़ों को कभी सूखने नहीं दिया जाएगा। लोगों की आंखें भर आई। धीरे धीरे पूरे राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। गांव में तालाब बन रहे थे, हर घर के सामने वृक्ष लगाए जा रहे थे, किसानों को बीज और पानी मिल रहा था और सैनिकों को भी खेतों में सेवा के दिन दिए गए। लोग कहने लगे, हमारा राजा अब सिंहासन से नहीं, धरती से शासन करता है। एक रात राजा अकेला बगीचे में बैठा था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते थे और कहीं दूर एक पक्षी गा रहा था। राजा ने मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, माधव, तुमने मुझे शासन नहीं, जीवन सिखाया। से लगा जैसे हवा में हल्की सी मुस्कान घुल गई हो। अगले दिन राजा ने दरबार में एक बड़ा निर्णय लिया। आज से उसने कहा, राज्य की आय का एक भाग जड़ निधि में रखा जाएगा। यह निधि किसानों, मजदूरों, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए होगी, क्योंकि जड़ें सुरक्षित होगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा। दरबारियों ने एक साथ सिर झुका दिया। उन्हें लगा, यह केवल नीति नहीं, यह एक युग का आरंभ है। रात गहरी हो चुकी थी। राजमहल के प्रांगण में जलते दीपक हवा के साथ कांप रहे थे। दूर मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बज रही थी, मानो आने वाले समय की आहट दे रही हो। राजा वीरेंद्र अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने माली हरिदास की वह पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, जिसे आज ही
राज भंडार से निकाला गया था। उस पेटी में राज्य की असली मुहर, कुछ पुराने फरमान और एक पीला पड़ चुका पत्र था। राजा ने धीरे धीरे वह पत्र खोला। उससे लिखा था, जिस दिन राज्य का राजा प्रजा के दुख को अपना सुख समझेगा, उसी दिन यह राज्य सच्चे अर्थों से समृद्ध होगा। पत्र के नीचे हस्ताक्षर थे स्वर्गीय महाराज चंद्रकेतु, राजा वीरेंद्र के पिता। राजा की आंखें भर आई। उन्हें याद आया, उनके पिता हमेशा कहते थे, राजा का बल तलवार में नहीं, प्रजा के विश्वास में होता है। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। महामंत्री और सेनापति भीतर आए। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राज दरबार के कुछ सरदार माली हरिदास को राज्य से निकाल देना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक साधारण माली का राजा पर इतना प्रभाव होना राज मर्यादा के विरुद्ध है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, और तुम्हारा क्या मत है महामंत्री ने सिर झुका लिया। महाराज, सत्य कहूँ तो हरिदास ने ही आपको प्रजा का सच्चा राजा बनाया है, पर दरबार की राजनीति अलग होती है। राजा उठे और दृढ़ स्वर में बोले, दरबार की राजनीति से बड़ा सत्य होता है, और सत्य यह है कि हरिदास ने मुझे राजा नहीं, मनुष्य बनाया है। उसी समय हरिदास को दरबार में बुलाया गया। वह साधारण धोती में विनम्र स्वर भाव से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसकी ओर देखा और बोले, हरिदास, आज मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुम्हें राज्य की सेवा करने और शांत जीवन जीने में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? हरिदास मुस्कुराया, महाराज, माली का काम फूल उगाना होता है, चाहे वह बगीचे में हो या राज्य में। जहाँ भी लोगों के जीवन में सुख के फूल खिले, वही मेरा सेवा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, आज राज्य में सड़खड़ चल रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। यदि तुम चाहो तो अभी राज्य छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें धन और सम्मान देकर विदा कर दूंगा। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, माली पेड़ से भागे तो पेड़ सूख जाता है। मैं भागूंगा नहीं, पर यदि मेरी उपस्थिति से राज्य में कला हो तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिंहासन से उतरकर हरिदास का हाथ पकड़ लिया। नहीं हरिदास, आज निर्णय मैं करूंगा। राजा दरबार के बीच खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, आज से हरिदास केवल राजमाली नहीं रहेगा, वह राज्य का लोकपाल होगा। उसका कार्य होगा प्रजा की पीड़ा सीधे मन तक पहुंचाना। जो उस अपमानित करेगा, वह राजा का अपमान करेगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ सरदारों ने विरोध करना चाहा, पर राजा की दृढ़ दृष्टि देखकर सब चुप हो गए। हरिदास की आंखों में आंसू वह निकले। महाराज, मैं तो एक साधारण माली हूँ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी आज से एक राजा नहीं, प्रजा का सेवक हूँ। यह शिक्षा तुमसे मिली है। इसी क्षण बाहर से शोर उठा। एक सैनिक दौड़ता हुआ भीतर आया। महाराज, सीमा पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है। दरबार में तनाव फैल गया। राजा ने तलवार उठाई और बोले, समय आ गया है। अब हम देखेंगे कि इस राज्य की जड़ें कितनी गहरी हैं। हरिदास आगे बढ़ा और बोला, महाराज, युद्ध तलवार से जीता जाता है, पर राज्य विश्वास से। मैं गांव-गांव जाकर प्रजा को एकजुट करूंगा। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ हरिदास, अब यह राज्य केवल मेरा नहीं, हम सबका है। दीपक की लौ तेज हो उठी।
ऐसा लगा मानो इतिहास स्वयं इस क्षण को याद रखेगा और इसी निर्णय के साथ राज्य के भविष्य की दिशा बदलने वाली थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राज्य की सीमाओं पर युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। शत्रु सेना भारी संख्या में थी, उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। सैनिकों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा वीरेंद्र युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, कवच पहने, तलवार हाथ में, पर इस बार उनकी आंखों में केवल युद्ध का उत्साह नहीं था, उनमें प्रजा की रक्षा का संकल्प था। उधर हरिदास गांव-गांव घूम रहा था, वह लोगों से कह रहा था, यह युद्ध केवल राजा का नहीं, हमारे घरों का है, खेतों का है, बच्चों के भविष्य का है। यदि हम सब खड़े होंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे प्रजा एकजुट होने लगी। किसान अपने औजार लेकर आए, लोहार तलवारें ठीक करने लगे, महिलाएं सैनिकों के लिए भोजन बनाने लगी, मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी। राजा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने सेनापति से कहा, आज मुझे अपनी सेना की संख्या नहीं, अपने लोगों का विश्वास दिख रहा है। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन शत्रु सेना भारी पड़ी, उनकी चालें तेज थी, हथियार आधुनिक थे, पर दूसरे दिन कुछ अलग हुआ। गांवों से आए लोग सेना के साथ खड़े हो गए। हरिदास स्वयं सैनिकों के बीच पानी बांट रहा था, घायल सैनिकों को ढाढ़स दे रहा था। वह बार बार कहता, डरो मत, यह धरती हमारी है। तीसरे दिन युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। राजा स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरे। सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। शत्रु सेना ने अंतिम प्रहार किया, पर इस बार राज्य की सेना पीछे नहीं हटी। घंटों के संघर्ष के बाद शत्रु सेना पराजित हुई। नगाड़े विजय के स्वर में बज उठे। राज्य में उत्सव छा गया। जब राजा वापस महल पहुंचे तो उन्होंने दरबार बुलाया। पूरे राज्य के लोग उपस्थित थे। राजा ने सिंहासन पर बैठने के बजाय उसके सामने खड़े होकर कहा, आज की विजय मेरी नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जो प्रजा और राजा के बीच बना, और इस विश्वास की जड़ एक साधारण माली ने बोई थी। उन्होंने हरिदास को आगे बुलाया। हरिदास झिझकते हुए आगे आया। राजा ने सबके सामने कहा, आज से इस राज्य में कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, हर व्यक्ति इस राज्य का भागीदार है। और हरिदास, तुमने हमें सिखाया कि राज्य की असली ताकत मिट्टी से जुड़ी होती है। राजा ने हरिदास के हाथ में एक छोटा पौधा दिया। इसे राज प्रांगण में लगाओ, यह हमारे नए राज्य का प्रतीक होगा, जहाँ सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि होगी। हरिदास ने कांपते हाथों से पौधा लगाया। धीरे धीरे लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए। किसी ने जल डाला, किसी ने मिट्टी दबाई। राजा ने, आज से यह पेड़ हमें याद दिलाएगा कि यदि जड़ें मजबूत हो तो आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध होने लगा, कर कम हुए, न्याय शीघ्र मिलने लगा, किसान खुश रहने लगे। लोग दूर दूर से इस राज्य को देखने आने लगे। और हरिदास, वह आज भी सुबह उठकर बगीचे में पौधों से बात करता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हरिदास, अब तुम्हें क्या चाहिए? हरिदास मुस्कुराया और बोला, महाराज, बस इतना कि यह राज्य हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। राजा ने उत्तर दिया, जब तक इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे, यह
महक कभी खत्म नहीं होगी। सूरज ढल रहा था। राजमहल के सामने लगा वह छोटा पौधा अब पेड़ बन चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे थे और हवा में जैसे एक संदेश गूंज रहा था। राजा महान नहीं होता, महान वह बनता है जो लोगों के दिलों में जगह बना ले। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।